हाय स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन एवं उसका परिचय का स्टडी किया था। इसमें हम लोग इकाई 2 पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं में खास करके हम लोग पढ़ना है बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में। इसका फर्स्ट लेसन में हम लोग प्राकृतिक आपदा के जो परिचय था उसमें देखे थे कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, इसके अलावा में हम लोग बहुत कुछ पढ़ा था उसमें, जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि आता है। ये चैप्टर हम लोग को प्राकृतिक आपदा में बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में बताता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बाढ़ के बारे में जानते हैं। ये बाढ़ क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले अगर बाढ़ के बारे में बात की जाए तो बाढ़ किस स्थिति को कहते हैं? जब वर्षा अधिक होने लगती है, नदियों में जल स्तर काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, उसके बाद में नदियों का जो जल है वो चारों ओर के मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है, उस स्थिति को हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ जो है वो 2 मुख्य कारणों से आता है। एक, नदियों में अवसाद के जमाव के कारण, और दूसरा जो कारण मैं बताया हूँ, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक बारिश। अधिक जब वर्षा होने लगती है तो भी बाढ़ आता है, या नदियों के तली में जो अवसाद जमा होने लगते हैं और वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, यानी नदी के तली में गाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, नदी में पानी खपने का जगह नहीं होता है, तो उसको हम लोग उस स्थिति में भी थोड़ा सा भी पानी बढ़ेगा स्तर तो नदियों से बाहर आ जाएगा और बाढ़ का रूप ले लेगा। बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत जैसे पश्चिमी चंपारण जिला आता है, पूर्वी चंपारण जिला आता है, और इधर इसके आसपास जितने भी मतलब क्षेत्र है सब जो बाढ़ग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार के शोक नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम लोग देखना है बाढ़ के दुष्परिणाम। बाढ़ के दुष्परिणाम का मतलब हुआ यानी बाढ़ आने के फलस्वरूप कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उस पर। तो देखिए, बाढ़ के कई दुष्परिणाम हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाकर दिया गया है। जैसे महामारी की आशंका। महामारी का मतलब कोई बीमारी फैलने की डर होती है। ठीक है, तो ये दुष्परिणाम है। जान माल की क्षति होती है, मवेशियों की क्षति होती है, बहुत सारे लोगों की क्षति होती है, तो जान माल की क्षति हो गई। फसलों की बर्बादी। बाढ़ आने से फसलें किस तरह बर्बाद होती है आपको पता है। बाढ़ आती है तो फसलें दह हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसमें अनाज नहीं लग पाते हैं ये। उसके अलावा में बाढ़ आने से जो जहरीले जीव होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, अपने मात से अपने जगह से बाहर आ जाते हैं, यानी जहरीले जीव जंतुओं का खुले पर आ जाने का डर होता है। ये सब बाढ़ के दुष्परिणाम है। इसके अलावा मिट्टी की जो उर्वरता है उस पर भी बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो बाढ़ जो आता है उसका पानी बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा कर लेकर चले जाता है, यानी मिट्टी अपर्दन हो जाता है, जिसके कारण वो जो ज़मीन है वहाँ बालू बिछ जाता है, या किसी कारण से किसी भी तरह से वो बंजर पड़ जाता है। अब आती, ये तो बाढ़ के दुष्परिणाम हुए। अब आती है मुख्य टॉपिक कि बाढ़ के दुष्परिणाम को कैसे रोका जाए, या बाढ़ प्रबंधन के क्या उपाय है। बाढ़ प्रबंधन का मतलब हुआ कि बाढ़ के दुष्परिणाम को कम करने का तरीका। ठीक है, बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसके उपाय किया जा सकता है जिससे इसका हानिकारक प्रभाव बहुत कम पड़े। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बाढ़ के दुष्परिणाम को प्रबंधन करने के उपाय दिया गया है। तो पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना, यानी बाढ़ जब आती है उससे पहले
बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, कहाँ किस तरह से कितना रफ्तार से आ रहा है, इसकी सूचना लोगों को जब मिलेगी तो लोग पहले ही से क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इस तरह से बाढ़ से पूर्व सूचना। उसके बाद बांध एवं तटबंधों का निर्माण, बांध का निर्माण करना चाहिए और तटबंध का निर्माण करना चाहिए। ये क्या है, तो बांध और तटबंध बनाने से पानी जो होता है वो जहाँ लोग लोग बसे हुए होते हैं उस क्षेत्र में नहीं जाता है। उसके बाद स्तंभों पर आधारित मकानों का निर्माण होना चाहिए। अब स्तंभों पर आधारित मकान जब बनते हैं तो ये जल्दी से टूटते नहीं, गिरते नहीं हैं। बाढ़ का पानी आता भी है तो नहीं गिरते हैं। नदियों से मकान की दूरी मतलब अधिक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए नदी है और यहाँ पर सटा हुआ मकान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, इससे नदी का जो बाढ़ का पानी है उसका प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट है बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। जहाँ पर अधिक बाढ़ जाने की पानी जाने की संभावना होती है वहाँ से दूर जाना चाहिए। उसका खाद्यान्न का भंडारण करना चाहिए, यानी खाद्य पदार्थों का भंडारण कर लेना चाहिए। यानी एक अपना जितना खर्चा होता है लगभग उससे कुछ ज़्यादा इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। उसके आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए बाढ़ के दौरान ताकि महामारी नहीं फैले। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाढ़ भारत के कुछ प्रमुख बांध। इसमें से हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। जैसे बांध का यहाँ नाम दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए भाखड़ा नांगल बांध, ये पूछ सकता है किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नर्मदा परियोजना, ये भी बांध का नाम है, तो ये है नर्मदा नदी पर। उसके बाद नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर है। उसी तरह कावेरी परियोजना है, कावेरी नदी पर। ये सब बांध का नाम दिया गया। रिहंद बांध है रिहंद नदी पर। ठीक है, उसके बाद सुखाड़ की बात आती है। तो बाढ़ हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद आता है सुखाड़। देखिए सुखाड़, सुखाड़ किस स्थिति को कहा जाएगा, तो जब किसी क्षेत्र में जितना वर्षा होती है सामान्य वर्षा उससे 75% वर्षा कम होने लगे। कितना प्रतिशत, 75%। यानी 75% से कम वर्षा होती है तो उस स्थिति को हम लोग सुखाड़ स्थिति कहते हैं। जब किस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है तो उसको हम लोग सामान्य वर्षा से 75% कम होने पर सुखाड़ की स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में, सुखाड़ की स्थिति में फसलें जो होती है सूख जाती है। ठीक है, इसके अलावा में लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे अधिक गर्मी हो जाता है, मवेशियों को भी खिलाने पिलाने के लिए चाराओं की कमी हो जाती है। इस तरह के कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फसलें तो सूख कर नष्ट हो ही जाती है, अकाल भी पड़ जाता है। तो इस सुखाड़ भी काफ़ी भयानक स्थिति है। उसके बाद हम लोग को ये सुखाड़ हुआ, सुखाड़ के क्या क्या दुष्परिणाम हैं इसका लिस्ट हम लोग देखते हैं। सुखाड़ के दुष्परिणाम का मतलब सुखाड़ से क्या क्या हानि होती है। चलिए, जो मैं बताया हूँ, जैसे फसल उत्पादन में कमी हो जाती है, चारे की कमी होती है, वही चीज़ सब यहाँ पर देखिए है। तो एक नंबर फसल उत्पादन की में कमी हो जाती है, पेयजल का अभाव हो जाता है। जब वर्षा कम होती है तो जो भूमिगत जल है वो उसका लेयर काफ़ी नीचे चल जाता है। ठीक है, और चारे की कमी होने लगती है मवेशियों के लिए। इसका अब बात आती है प्रबंधन कैसे किया जाए, सुखाड़ की जो समस्या है उसको कैसे कम किया जाएगा। तो इसके लिए दो तरह की योजनाएं हैं, एक दीर्घकालिक योजना और एक अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में आ जाएगा जैसे कुआं कुआं खोदा जाएगा तो बहुत बहुत दिनों तक उससे पानी निकाला जा सकता है। उसी तरह से नहर है, आहर है, पाइन है, पाइन का मतलब छोटी सी नदी, तालाब है, वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण से वृक्ष जो है बादलों को आकर्षित करते हैं तो वर्षा होती है। अल्पकालिक माने कुछ दिनों के लिए, जैसे जल संग्रहण कर लिया जाए, वर्षा होती है तो उससे रोक लिया जाए किस टैंक में, गड्ढा बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाए, बोरिंग के द्वारा पानी निकाल लिया जाए। ठीक है, यूट्यूब से ट्यूबवेल से इत्यादि। चलिए, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ये ऐसे दिया है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखना है सुनामी क्या है। और इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि सुनामी जो है, जो समुद्र में भूकंप आता है उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है,
यानी सुनामी क्यों आता है? तो इसका देखिए आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर है। इन समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आ जाता है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। इसके बाद सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये समुद्र में आता है, तो ऑप्शन ख सही है। उसके बाद 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। उसके बाद है भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग भूकंप जानते हैं कि पृथ्वी जब किसी कारण से कांपने लगती है, थरथराने लगती है, इस घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। और सुनामी कब होता है? जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका डिफिनेशन नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहे इसके प्रभाव से बचने के उपाय, सुनामी और भूकंप से बचने के उपाय। तो चलिए हम लोग दोनों के बारे में कुछ दे देते हैं। भूकंप से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। से भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी भवन का निर्माण एक में हो जाएगा। भूकंप रोधी भवन का निर्माण यानी बहुत मजबूत भवन बनाना चाहिए। दूसरा इसका उपाय हो जाएगा कि भूकंप आने से पूर्व सूचना देना चाहिए लोगों को, ताकि लोग सतर्क हो जाए। बहुत सारे जो इस मशीन होते हैं उससे भूकंप के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद में इसके तीव्रता के बारे में भी जानकारी दे देनी चाहिए। तीसरा, लोग भूकंप से संबंधित स्कूली शिक्षा देना चाहिए बच्चों को और सारे लोगों को, ताकि किस तरह से इसके प्रभाव से बचा जाए ये समझ सके। जैसे भूकंप के समय घरों में नहीं रहना, भूकंप के समय बिजली के खंभों के पास नहीं रहना, बड़े बड़े इमारतों के पास नहीं रहना, वो जंगलों में नहीं घूमना इत्यादि, ये सब भूकंप से के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय। उसी तरह सुनामी के बात आती है सुनामी की। तो सुनामी से बचने के 2 नंबर में, तो सुनामी से लिखेंगे हम लोग, सुनामी से बचने के 1 नंबर उपाय हो गया कि समुद्री क्षेत्र में बिना किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल किए नहीं जाना चाहिए समुद्री क्षेत्र में। दूसरा, समुद्री क्षेत्र से अधिक दूरी पर घर बनाना चाहिए। तीसरा, समुद्री इलाका में झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए, ताकि समुद्र में जब बाढ़ आए तो उसका भूकंप आए तो उसका पानी जो है उसका रफ्तार कम कर दे, ये झाड़ी में फंस जाए पानी हल्का हल्का, इसका उसको रोक ले झाड़ी पानी के रफ्तार को, और कम उसका प्रभाव पड़े। इस तरह से सुनामी से और भूकंप से बचने का उपाय है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, इकाई 3, ये इकाई 2 है।